यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? ग्रेट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन यूजिंग आर्मिटेज और एमएसएफ देखा। मेटास्प्रेड फ्रेमवर्क आर्मिटेज की मदद से हम कैसे सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने अपने एक्सप्लॉइट्स को वहां पे ट्राई करके देखा होगा। कंसेप्ट समझ आया होगा सभी को, क्लियर हुआ है सभी को? चैट में अपडेट करो मुझे। So, आज हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो है सिस्टम हैकिंग यूजिंग नेटकैट का कंसेप्ट। यानी अब सिस्टम को अभी तक हमने नेटवर्किंग के जरिए हैक होते देखा, ओपन पोर्ट्स की मदद से, आईपी की मदद से। इन केस अगर हमें कोई एक्टिव आईपी ना मिले, इन केस अगर हमें वहां पे किसी भी मशीन के ओपन पोर्ट्स ना मिले, या फिर उनमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज वर्जन्स ना मिले, या हो सकता है उनके कोई एक्सप्लॉइट्स ना मिले, इन शॉर्ट अगर मैं नेटवर्किंग के जरिए एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता तो मैं क्या करूंगा। तो मैं किस तरीके से सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। अब हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देखेंगे कि अगर एक सिस्टम ऐसे हैक नहीं होता है तो शायद ऐसा हो जाए, और ऐसे नहीं हो सकता तो शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक तक कंटिन्यू करें, आपके कुछ डाउट्स हैं पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है अशफाक, भेज दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बट नेक्स्ट टाइम हर काम ऑन टाइम होना चाहिए। ठीक है। और सनम, आई थिंक आपको कुछ डाउट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हुई है। कोशिश करो कि क्वेश्चन के जरिए मुझ तक पहुंचा सको कि क्या चीज नहीं समझ आया है। मतलब कोशिश करना क्वेश्चन के जरिए मुझे क्लैरिटी हो कि आपको क्या नहीं समझ आया है। सर मतलब सर हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ऑडिबल हो। सर मतलब वो मेरे घर में मतलब एक शादी चल रही है, ठीक है? तो मैं अभी भी चल रहा है, मतलब तो मैं वो कल ना पूरा चीज नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा चीज ही कर पाया। सर मतलब पूरा स्किट मैंने रन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया तो मेरे को मतलब एरर दिखा रहा है। मतलब एरर भी रिजॉल्व नहीं किया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। अभी भी शादी चल रहा है, मतलब मैं फिर भी क्लास करने आ गया, ठीक है चलो, सर? अभी पूरे मैं मेरे ये एग्जाम मान था। लिया कि आपके घर में कुछ फंक्शन है और उस वजह हाँ। से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। ठीक है। बट मुझसे क्या चाहते हो यहाँ पे, मैं क्या करूँ इसमें? मतलब सर आपने जो कल कल जो आपने बताया ना, मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन एरर एरर जो आ रहा था उसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है? मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट रन किया था, ठीक है? मतलब वो हम्म, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्यों नहीं हो रहा है वो है। मैं इसको और इजी कर देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपने मैंने जो कराया था उसे अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस तो नहीं कर पाए, इस हाँ। वजह से आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। तो अब आप हाँ। मुझसे क्या चाहते हो, क्या मैं वो टॉपिक फिर से समझाऊं? नहीं सर, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज नहीं तो कल मैं फिर से वो रन करूंगा, ठीक है? अगर आपको मेरे को कुछ डाउट आया तो आप उसको उस दिन सॉल्व कर देना मेरे को। मैं बस यही बिल्कुल चाहता हूँ। करूंगा, बिल्कुल करूंगा सना। अगर आप कोई भी ऐसा करते भी हो, अगर आप में से कोई क्लास भी मिस कर देता है तो अभी वो तो क्लियर है। आप लोग कोई भी चीज प्रैक्टिस करो, परफॉर्म करो, उससे रिलेटेड जो डाउट्स आते हैं वो मुझे बताओ, मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन एक ही चीज मैं बाद में नहीं करूंगा, वो है रिपोर्ट्स एक्सेप्ट। कोई टास्क अगर मैंने आपको दिया है कि करके लाना है, वो आप उस दिन नहीं करके लाते हो तो वो अगले दिन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये बहुत क्लियर है। लेकिन अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं कोई डाउट आ रहा है, कहीं कोई एरर आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूंगा। भले आपकी क्लास मिस हो गई थी, भले आपको उस वक्त नहीं समझ आया था, प्रैक्टिस करके आओगे तो 100% रिजॉल्व करूंगा। और ठीक है। ओके सर, मतलब आज नहीं तो कल मैं करूंगा प्रैक्टिस, तो मेरे को समझ देना, ठीक है सर? मतलब थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल समझ। अच्छे से करो। मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूंगा जो भी एरर आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो। ठीक है। हम्म। अच्छा, बट फिर भी ये बहुत जरूरी है सभी के लिए कि जो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो समझ आना चाहिए। अगर कोई भी आप में से ऐसा है जिसको कंसेप्ट किसी भी रीजन से कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आया, तो मुझे एक बार चैट में ड्रॉप कर दो। देखो, वो समझ में आना तो जेन्युइनली जरूरी है ना? तो अगर कोई भी ऐसा है जिसको वो नहीं समझ आया, मुझे चैट में ड्रॉप करो एक बार। हाँ हाँ, और चैट में ड्रॉप करने का मतलब है कि मुझे क्वेश्चन ड्रॉप करना, कि सर इस जगह पे मुझे डाउट आया, इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम आई।
यस नो में कंफर्म करते हैं। सभी को कल वाला टॉपिक क्लियर है? ठीक है, गुड। गुड। कुछ जनों के यस नो दोनों में रिप्लाई नहीं आ रहा है। या तो टॉपिक समझ आया होगा, नहीं आया होगा, तो यस या नो दोनों में से कोई एक रिप्लाई तो आना चाहिए। फास्ट। ठीक है। ठीक है। संदीप क्वेश्चन ऐड करो एक बार। कहाँ पे इश्यू आया, क्या चीज नहीं समझ आई, या हैंड रेस कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। यस आकाश। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट मेरे को सर नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से ये चीज सर क्लियर करनी थी। सर जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम एक लैन लैन क्रिएट करते हैं यूजिंग राउटर, तो सर जब हम राउटर को आईपी असाइन करते हैं तो वो प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है? जब हम एक सिंगल राउटर का वहाँ यूज करते हैं बस। मतलब देखो, अगर है ना, सिस्को स्विचिंग मुझे ये परमिशन दे रहा है कि आप किसी वेबसाइट से कम्युनिकेट करने के लिए एक आईपी रख रहे हो, है ना, तब तो वो पब्लिक है। लेकिन अगर आप, एक क्लियर करने का एक बहुत बेटर तरीका बताता हूँ। अगर आपकी मशीन का आईपी है 192.168.1.10 11 12 13 कुछ भी, और आपके राउटर का आईपी है 192.168.1, यानी स्टार्टिंग के तीन पेयर्स अगर आप लोगों के सेम है, तो इसका मतलब वो राउटर का प्राइवेट आईपी है। और अगर राउटर के आईपी में और आपकी मशीन के आईपी में, आपका मशीन यानी उसी राउटर से जुड़ा हुआ आपका डिवाइस सेम नेटवर्क में, अगर आप दोनों के आईपी में कोई सिमिलरिटीज है ही नहीं, इसका मतलब वो उसका पब्लिक आईपी है, तो सर जो कि आपको नेट डिस्कवर कमांड के जरिए नहीं दिखेगा। जो सर अगर मान लिया हम जैसे डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं सर उसमें बाद में, तो सर वो राउटर का तो वो प्राइवेट आईपी होता है या पब्लिक आईपी होता है? डिफॉल्ट गेटवे हमेशा से प्राइवेट आईपी होता है। ओके, ठीक है सर, ठीक ओके। है। गुड। इसका आंसर सैयद आपकी एन्यूमरेशन वाली रिपोर्ट में है ना। देखो, क्रेडेंशियल्स तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आपकी एन्यूमरेशन रिपोर्ट ने माई स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड बताया था। वो सही है कि नहीं, ये तभी कंफर्म होगा जब हम उसे चेक करके देखेंगे, है ना। तो आप देखो, आपके एन्यूमरेशन ने उसमें यूजर नेम क्रेडेंशियल्स, जो क्रेडेंशियल्स फाउंड था, वो क्या क्या था। जो भी थे वो अप्लाई करके देखो, और अगर वो वर्क कर जाते तो वो सही थे, और अगर नहीं करते तो वो गलत थे। क्लियर? गुड। हाँ सनम, मैंने पेलोड्स के बारे में नहीं बताया है, मैंने एक्सप्लॉइट्स के बारे में बताया है। पेलोड्स के जरिए सिस्टम हैकिंग करने का कंसेप्ट आगे आएगा, जब आएगा तो अपन पेलोड्स भी पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल एक्सप्लॉइट बताया, ये बात सच है। अच्छा देखो, एक चीज मैं सभी को क्लियर करता हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ आए। इसके लिए दो चीजें हैं, दो चीजें रिक्वायर्ड है। मैं अपनी तरफ से बेटर कोशिश करूंगा कि हर कंटेंट आप तक उस लेवल पर डिलीवर हो, जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आए। जब मैं पूछता हूँ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तब इंस्टेंट आपका एरर भी आना चाहिए कि नहीं सर ये नहीं समझ आया, मैं वापस बताऊंगा। नहीं आया, वापस बताऊंगा उसी टाइम पे, है ना? चलो मान लेते हैं उस टाइम आपसे मिस हो गया, नहीं कर पाए, तो सेम डे उस पार्ट को बहुत अच्छे से रिकॉल करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप वो करते हो और आपको कुछ एरर्स आएंगे, आप नेक्स्ट डे मुझसे पूछोगे, मुझे बताने में बहुत खुशी होगी, और मैं कुछ 10 बातें नहीं भी बता पाऊंगा। लेकिन अगर हमने ये गैप डाल लिया है कि हमने उस चीज को उसी वक्त प्रैक्टिस नहीं करा, इम्प्लीमेंट नहीं करा, अपनी एरर्स रिजॉल्व नहीं करे, ऊपर ऊपर से समझ लिया,
तो मेरे लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको क्या समझ आया है क्या नहीं आया है, जब तक वो पॉइंटर मुझ तक नहीं पहुंचेगा बिना प्रैक्टिस करे। ऐसा भी नहीं है कि मैंने क्लास में कराया आप अगले दिन फिर आए सर फिर से पढ़ा दो फिर से पढ़ा दो, ऐसा नहीं। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो मेरे तक क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो वो प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली वहां पे वर्क हार्ड करो। वो सनम प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ऐसा होता है ना, मैं ऐसा एकदम जैसे मान लो अगर आज कोई किसी को टू व्हीलर चलाना सीख रहा है तो वो एक बार चला लेगा पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा कि यार नहीं चलेगी, वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो कई बार उसे ना चला ले। तो उसे लगेगा हाँ मैं तो प्रो हो चुका हूँ, अब तो मैं राइडर हूँ, जैसे चाहे आराम से गाड़ी राइड कर सकते हो ना। तो वो एक्सपीरियंस वो फीलिंग केवल एक्सपीरियंस दे पाती है, प्रैक्टिस दे पाती है। ठीक है, मैं एक बार है ना पूरा कंसेप्ट इजी लैंग्वेज में रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप में से आधे से ज्यादा ने तो यही लिखा है कि समझ आ गया है। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको कंसेप्ट उस लेवल पे क्लियर हो गया और जिस लेवल पे मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। आकाश, वो हमेशा कनेक्ट होगा अगर आपने पहले सर्विस पोस्ट जेआरए एसक्यूएल स्टार्ट लिखा उसके बाद एमएसएफ कंसोल लिखा है तो स्टार्ट होगा वो। लेकिन अगर आपने पहले एमएसएफ कंसोल लिख दिया फिर सर्विस पोस्ट जेआरए एसक्यूएल स्टार्ट करा तो वो कनेक्ट नहीं होता। तो सीक्वेंस सही में रहना बहुत जरूरी है, पहले पोस्ट जेआरए एसक्यूएल फिर एमएसएफ कंसोल, वो कनेक्ट होगा पक्का। अगर सीक्वेंस बिगड़ेगा तो नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, पूरा फोकस इधर रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही स्टोरी टेलिंग में एक ही स्टोरी में आपको पूरा कंसेप्ट समझा सकूं। हमने एक डिवाइस लिया, हमने कहा हमें इसकी नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करनी है जिसमें हमने 5 गोल्स पूरे करे। 5 गोल्स का मतलब है इसका आईपी पता लगाना, इसके सारे ओपन पोर्ट पता लगाना, उन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है वो पता लगाना, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है और उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है ये पता लगाना। जैसे ही हमें ये सारा डेटा मिला, साथ ही साथ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जैसे ही हमें ये सारा डेटा मिला हमारे मन में और लालच आया। हमने कहा एक काम करते हैं, इस डेटा की मदद से एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। क्या करते हैं? एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम एन्यूमरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एनमैप की स्क्रिप्ट्स का यूज लिया या फिर एमएसएफ की ऑक्सिलरीज का यूज लिया। हमें एमएसएफ की ऑक्सिलरीज अभी ज्यादा यूज लेने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि एनमैप ने बहुत सारा आउटपुट दे दिया था। हमने बस टॉमकैट में ऑक्सिलरी का यूज लिया, है ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इन स्क्रिप्ट्स ने क्या करा, इन स्क्रिप्ट्स ने मुझे हर एक पोर्ट, हर एक सर्विस या उसके सॉफ्टवेयर के नाम के हिसाब से काफी सारा डेटा ला के दिया। इसने मुझे ये बताया कि इनके हिसाब से किस रास्ते में क्या क्या कमियां हैं। किसी भी रास्ते में मेनली देखा जाए तो 2-3 तरीके की कमियां होती है। या तो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स मतलब सर डिफॉल्ट पासवर्ड, एडमिन 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 यूजर 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 रूट रूट, ऐसे डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड, है ना। पहली कमी ये हो सकती है किसी भी पोर्ट में। दूसरी कमी हो सकती है मिस कॉन्फ़िगरेशन की। मिस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर उसकी जो सेटिंग्स है, उन सेटिंग्स में कोई ऐसी सेटिंग है जो सही से नहीं रखी गई, जिसका वैल्यू सही नहीं है, जिसकी वजह से वो उसे कमजोर बना रहा है, वनरेबल बना रहा है। तो ये मिस कॉन्फ़िगरेशन दूसरी कमी होती है। तीसरी कमी होती है ओल्डर वर्जन, कि सर ये जो सॉफ्टवेयर है इसका वर्जन तो पुराना है, और ऑब्वियस सी बात है पुराने वर्जन में कभी ना कभी कोई अटैक हुआ होगा तभी उसके नए वर्जन मार्केट में रिलीज हुए हैं, है ना। ये 3 बड़े कंसेप्ट निकल के आते हैं। हमने कहा ठीक है, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स वाला और मिस कॉन्फिग, एक सेकेंड, हाँ, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स वाला कंसेप्ट और मिस कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और मिस कॉन्फ़िगरेशंस की जो कमियां थी वो तो स्क्रिप्ट्स और ऑक्सिलरीज ने मुझे बताई। कई जगहों पे यूजर नेम पासवर्ड बताए, कई जगहों पे मिस कॉन्फ़िगरेशन बताई। जैसे उसने कहा कि एफटीपी में अनोनिमस लॉगिन पॉसिबल है, ये क्या है? ये मिस कॉन्फ़िगरेशन है। उसने कहा एफटीपी का यूजर नेम पासवर्ड यूजर यूजर है, ये क्या है? डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है। तो इस तरीके से 2 कंसेप्ट यानी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और मिस कॉन्फ़िगरेशन, इन 2 के आंसर्स तो हमें किसने लाकर दे दिए?
हमारे तीनों के आंसर एक्चुअली। तीसरा आंसर भी लाके दिया, कुछ ओल्डर वर्जन्स की जो वनरेबिलिटीज थी ना, वो भी इसने स्क्रिप्ट्स ने लाके दी। आपको याद होगा, उसने बताया कि सर आपका जो एफटीपी है उसमें वीएसएफटीपी जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्सप्लॉइट मार्केट में अवेलेबल है, याद है स्क्रिप्ट का ये आउटपुट, है ना। कई ऐसी पोस्ट थी या तीन चार ऐसी पोस्ट थी जिसमें स्क्रिप्ट ने कहा कि सर इसमें तो वनरेबिलिटी है, इसके एक्सप्लॉइट्स मार्केट में पड़े हैं। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। कोई भी अपनी कोई पुरानी एन्यूमरेशन की रिपोर्ट मुझे शेयर कर सकता है? कोई भी एक एन्यूमरेशन रिपोर्ट शेयर करो अपनी। नहीं नहीं, एक्सप्लॉइट्स की नहीं, एन्यूमरेशन की। आप लोगों ने स्क्रिप्ट टेस्ट करी थी ना, ये तो एक्सप्लॉइट का रिजल्ट है। दो दो एक्सप्लॉइट सिलेक्ट करे थे वो नहीं, हर एक पोर्ट पे एन्यूमरेशन ट्राई करा था आप लोगों ने, उसका रिजल्ट हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट वाला। कोशिश करना थोड़ा फास्ट हो जाए। रिपोर्ट तो सबने बनाई थी, मुझे एनिमेशन वाली रिपोर्ट जल्दी शेयर कर दो बस। हम्म। अब यहाँ ध्यान देना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी सब लोग फोकस जरूर बना के रखना है ना। देखो इसने क्या कहा, 21 में जो मैंने स्क्रिप्ट टेस्ट करी उनमें से एक स्क्रिप्ट थी एफटीपी वीएसएफटीपीडी बैकडोर नाम की। इसने कहा कि इसकी एक वनरेबिलिटी, यानी इसका एक एक्सप्लॉइट मार्केट में अवेलेबल है ना, एक कमी मार्केट में अवेलेबल है जिसकी मदद से आज ये हैक हो सकता है इसके वर्जन के बिहाफ पे। क्योंकि इसका वर्जन पुराना था तो इसने खुद ने एक कमी बताई और यही तो हमने यूज लिया था। हमने सबसे पहला एक्सप्लॉइट कौन सा यूज लिया है? वीएसएफटीपीडी बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, यही एक्सप्लॉइट यूज लिया था हमने, वो ये रहा। इसने हमें पहले उस बारे में बता दिया, एफटीपी वीएसएफटीपीडी बैकडोर। ये वो सेम एक्सप्लॉइट है जो हमने एमएसएफ के अंदर यूज लिया है। ठीक है। हमने और स्क्रॉल डाउन करा तो हमें कुछ और बोट्स का भी एक्सप्लॉइट देखने को मिलेगा, शायद मिलेगा अगर आपने एनिमेशन अच्छे से करा था तो। देखते हैं। नहीं, आपकी रिपोर्ट में वो पोस्ट नहीं है। कुछ और भी पोस्ट थी जिसमें आपको ऐसा ही डेटा कहीं ना कहीं था, वर्नेबल लिखा हुआ था, एक्सप्लॉइटेबल वर्ड लिखा हुआ था। ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि आपके इस पर्टिकुलर वर्जन के कमियां एक्सप्लॉइट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप सब लोग अपने अपनी रिपोर्ट्स में देख पाओगे। एक और रिपोर्ट आई है, ये ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अशफाक की रिपोर्ट, ये बढ़िया, इसको देख लेते हैं। इसी बहाने ये भी पता पड़ जाएगा अशफाक की रिपोर्ट में, अशफाक रिपोर्ट में डेटा विजिबल नहीं है, किस फॉर्मेट में रखा है डेटा। स्क्रीनशॉट लेके भेजो, वो फाइल नहीं दिख रहा है। खैर, तो इस तरीके से मेरे को एनमैप स्क्रिप्ट्स ने, आप अपने अपने डिवाइस में देखते रहना, है ना। एनमैप स्क्रिप्ट्स ने मुझे कई सारा जो कमियां थी उसने डिफाइन करने की कोशिश करी। उसने कहा कि शायद ये कमियां यहाँ है, शायद ये यूजर नेम पासवर्ड सही है, या शायद यहाँ पे मिस कॉन्फ़िगरेशन है। हमने क्या करा, अब हमें उसे यूज लेना था। यूज लेने के लिए, क्योंकि हमारे एमएसएफ सॉफ्टवेयर के पास कई सारे एक्सप्लॉइट्स पड़े थे। एक्सप्लॉइट्स यानी वो मिलिशियस प्रोग्राम जो पहले से बने हुए हैं ऐसी कमियों के जरिए एक डिवाइस को पूरा हैक करने के लिए। ये तो छोटी छोटी कमियां हैं, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों की मदद से वो पूरा डिवाइस हैक कर सकता है।
उन्हें एक्सप्लॉइट कहते हैं। हमने एक्सप्लॉइट को सिलेक्ट करा, शो ऑप्शंस कमांड रन करा, उसको मुझसे जो भी इनपुट्स चाहिए थे दिए और रन करा। अगर इसने हैक कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो हमने सोचा थोड़ा और एफर्ट डाल देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमने जितने एक्सप्लॉइट सिलेक्ट करें सभी हैक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने एक्सप्लॉइट लिया, हमें लगा काम करेगा, हमने उसको इनपुट्स दिए, आर शार्पोर्ट का डेटा दिया और ट्राई करा। या तो वो सक्सेस हुआ या फिर वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमने इसके ऑप्शंस में, शो ऑप्शंस में जो डेटा मांगा गया था वहां जाके देखा कि क्या कोई और ऐसा डेटा है जो मैं दे सकता हूँ। जैसे यूजर नेम पासवर्ड ज्यादातर यहाँ पे मांगे जाते हैं, तो अगर यूजर नेम पासवर्ड का कोई कॉलम है तो मैंने कहा ठीक है, या तो एनमैप की स्क्रिप्ट में मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया होगा, या फिर एमएसएफ की ऑक्सिलरीज के जरिए मैं ये ले लेता हूँ इनपुट, है ना, यूजर नेम पासवर्ड ले लेता हूँ और वो इसको दे देता हूँ। मान लेते हैं उसके बाद भी हैक नहीं हुआ तो हमने देखा कि सर कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स थे, ग्राफिकली हमने इस बात को देखा, कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स थे जो रिवर्स शेल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे। रिवर्स शेल क्या है ये मैं आपको आज पढ़ाने वाला था, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स थे जो कह रहे थे कि हम तो रिवर्स शेल को यूज लेंगे, तो उसका चेकबॉक्स बना हुआ था ग्राफिकली, हमें बस उसे टिक करना था। हमने टिक किया उस रिवर्स कनेक्शन वाले ऑप्शन को और हमने अप्लाई कर दिया। हो सकता है अभी हैक कर दे, हो सकता है अभी भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सप्लॉइट शायद कभी सिस्टम हैक ना करे, एक अच्छा एक्सप्लॉइट ना हो, इसके भी चांसेस है। बट हम पता कैसे पड़ेगा, हम जब अपनी तरफ से 100% दे चुके होंगे। यहां तक के प्रोसेस में भी अगर मेरा एक्सप्लॉइट काम नहीं करता इन केस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेलोड नाम का, ग्राफिकली में इसके जस्ट ऊपर, इस चेकबॉक्स के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन था, है ना, यहाँ भले पेलोड लिखा हुआ ना हो, पर इस पे क्लिक करने पे मुझे सारे पेलोड्स के नाम दिखते हैं। अगर दिख रहे हैं तो मैं उनमें से कोई भी लिनक्स का पेलोड सिलेक्ट करता, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं जो अकेले काम नहीं करते। वो कहता है मुझे काम करने के लिए पेलोड भी चाहिए, ठीक है, तो मैं इनमें से किसी को सिलेक्ट करता और फिर से रन कर देता। अगर अभी भी हैक नहीं होता तो मैं मान लेता कि सर ये एक्सप्लॉइट सही नहीं है, मैं दूसरे एक्सप्लॉइट को सिलेक्ट कर लेता। इस तरीके से मैं करता रहता तो मुझे रियलाइज होता कि मैं अलग अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर पा रहा हूँ या नहीं। क्या ये बात सभी को समझ आई? हाँ, बाइजू का एक क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ रिवर्स शेल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इस ऑप्शन को टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा तब होगा जब हमने जब प्रोग्राम रन करेंगे ना, चाहे बिना कोई डेटा एंटर करे भी रन करूं, प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है ये बात तो सही है, पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है इसका एरर जरूर देगा। और जब मैं एरर अच्छे से पढ़ूंगा, रीड करूंगा, तो हो सकता है वहां पे वो लिखा हुआ हो बैड पेलोड सिलेक्टेड, पेलोड नॉट वर्किंग, कनेक्शन अनेबल टू क्रिएट कनेक्शन। अगर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए आते हैं तो हमें लग जाता है कि सर एक बार रिवर्स कनेक्शन को टिक करना चाहिए या पेलोड चेंज करना चाहिए इसके एरर्स के बिहाफ पे। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट जो हमने अप्लाई करा। अब क्या यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है? अब दो ही जगहों पे हम हमेशा आके रुकेंगे, वो ये है कि सर सही एक्सपर्ट कौन सा है, कैसे पता लगा है। तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कभी, किसी को भी नहीं पता कि इनमें से सही एक्सपर्ट कौन सा है। केवल यूज लेने के बाद, अपनी तरफ से 100% इनपुट देने के बाद आपको पता पड़ता है। जैसे मान लो अगर आज मैं एफटीपी को हैक करने जाता, मेरे पास एक WS FTPD का पेलोड आया, एक VS FTPD का पेलोड आया, एक ऐसे ही एक और है ना प्रो FTPD का पेलोड आया, तीन एक्सप्लॉइट्स आ गए, नॉट पेलोड्स, तीन एक्सप्लॉइट्स आए। मुझे नहीं पता उन तीनों में से कौन काम करेगा। मैंने क्या करा होगा फर्स्ट टाइम पे, मैंने पहला यूज लिया, अपनी तरफ से 100% इनपुट दिए, काम नहीं हुआ तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने दूसरा यूज लिया, है ना, दूसरा यूज लिया तो भी रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने जो लास्ट वन था उसको यूज लिया। अगर उसने काम कर दिया तो मुझे पता पड़ गया कि सर ये वाला तो काम आता है, एक बार कर लिया, अब जब दोबारा मैं करूंगा तो मैं सबसे पहले इसी को टेस्ट करूंगा। ये काम नहीं करेगा तो इसको करूंगा, ये नहीं करेगा तो इसको करूंगा। तो ट्रस्ट में आपको कोई रिजल्ट पहले नहीं बता पाएगा कि कौन सा एक्सप्लॉइट काम आएगा, कौन सी स्क्रिप्ट काम आएगी, कौन से पोर्ट में अटैक होगा, कौन सी पोर्ट में अटैक नहीं होगा, कौन सी पोर्ट कमजोर है कौन सी नहीं, ये पहले कोई नहीं बता सकता। बेस्ट तरीका है आपको ट्राई करना पड़ेगा, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक एक पोर्ट को बैठ के आराम से टाइम देना पड़ेगा,
एक बार आप कर लोगे तो लाइफ टाइम ईजी हो जाएगा। अब मेरे लिए लाइफ टाइम आसान हो गया ना, जब भी वो पोर्ट आएगी मुझे पता है कि पिछली बार किसने काम करा था, तो मैं पहली प्रेफरेंस उनको दूंगा। एक बार एरर आएगा, मैंने एक बार सॉल्व करने में हो सकता है मुझे 2-3 दिन लग जाए, पर अगली बार उसको टाइम नहीं लगेगा, यही इकलौता तरीका है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है? ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था वो है नेटकैट का। तो शायद हम उससे बहुत ज्यादा तो डिस्कस ना कर पाए, लेकिन उसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। टाइम हमारे पास उतना ना रहे शायद, बट फिर भी कोशिश करते हैं, जितना पढ़ पाते हैं ट्राई कर लेते हैं। सनम धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च करो। सनम का एक सवाल है कि सर जो एरर आता है वो पढ़ के समझ नहीं आ रहा, वो क्या कहना चाह रहा है ना। या तो उसको बैठ के आराम से देखो, कुछ देर तक समझो। अगर फिर भी समझ नहीं आता, उस एरर को कॉपी करो, इंटरनेट पे पेस्ट कर दो। एआई यूज लेते हैं सब लोग, चैट जीपीटी सब लोग यूज लेते हैं। उस एरर को कॉपी करो, चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दो, और उससे पूछो कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, ये एरर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, ऐसे सवाल पूछो। वो आपको इजी लैंग्वेज में समझाएगा, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो। एआई से काम और आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करता तब तो यही था नहीं। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, पूरा ध्यान इधर लगाना सब लोग, ठीक है। नेट कैट, नेटवर्क कम्युनिकेशन। हाँ बाईजू, काफी सारे यूज है। एक्चुअली जो बाईजू का क्वेश्चन है कि आर्मिटेज और भी काम आता है क्या, तो आर्मिटेज एमएसएफ का ग्राफिकल वर्जन है। एमएसएफ मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क, वो भी बहुत सारे काम करता है। ऑक्सिलरीज की मदद से डेटा कलेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट्स की मदद से सिस्टम हैक करता है, पेलोड्स की मदद से लंबे समय तक कनेक्शन बना के रखता है, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स भी बनाता है सिस्टम हैक करने के लिए। तो जिस तरीके से एमएसएफ बहुत सारे काम कर सकता है, वही सारे काम आर्मिटेज भी कर सकता है, क्योंकि वो उसी का ग्राफिकल वर्जन है। ठीक है। नेटकैट का मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन है, और नेटवर्क कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसका काम है कि मैं, जो केवल बातचीत करने के लिए बनाया गया है। आप इसकी मदद से किसी से भी बातचीत कर सकते हो। इसको कोई भी आईपी दे दो, कोई भी पोर्ट दे दो, ये उससे बात करने चला जाएगा। लेकिन जब भी दो मशीन्स बात करते हैं ना, तो उसका एक रूल है। जब भी कोई भी दो मशीन्स बात कर रही है, चाहे कैसे भी बात करे, किसी भी सॉफ्टवेयर से बात करे, जब भी दो मशीन्स बात करेगी तो हमेशा एक मशीन, जो पहली मशीन होगी, वो बिहेव करेगी एक सर्वर की तरह। क्या करेगी? एक सर्वर की तरह बिहेव करेगी। और दूसरी मशीन एक क्लाइंट बन जाएगी। सर्वर उसे कहा जाता है जिसका पोर्ट ओपन है, जो लोगों में कोई सर्विस दे रहा है। क्लाइंट उस सर्विस को एक्सेस करने आता है, और ऐसा करने पे कनेक्शन बन जाता है और बातचीत चालू हो जाती है। अगर आपको नेटकैट की मदद से किसी मशीन को सर्वर बनाना है, जो कि बनाना ही पड़ेगा, दो मशीन बात करिए तो एक सर्वर बनेगा, एक क्लाइंट बनेगा, कोई भी बने फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको नेटकैट की मदद से किसी मशीन को सर्वर बनाना है, तो उसके लिए आप एक कमांड लिखते हो, जो कि है नेटकैट -LVP। क्या है? LVP, -LVP, और उसके आगे एक पोर्ट नंबर है। इस कमांड का मतलब यह है, नेटकैट तो पता है सॉफ्टवेयर का नाम है। एल का मतलब है लिसनिंग, वी का मतलब है वर्बस, और पी का मतलब है पोर्ट। इसका मतलब ये कमांड कह रहा है कि लिसनिंग चालू करो, किसी पोर्ट पे, किसी रास्ते पे सुनना चालू कर दो। इसका मतलब किसी रास्ते को ओपन कर दो, ताकि कोई भी मुझसे बात करने आए तो मैं उसे रिप्लाई दे सकूं, उसका डेटा मुझ तक पहुंच सके। पोर्ट का रूल है ना, जिस रास्ते पे पैकेट भेजे हुआ रिसीवर होना जरूरी है। ये वो रिसीवर बना रहा है। इसने क्या करा? पोर्ट 81 को ओपन कर दिया। अब कोई भी इससे बात कर सकता है। तो मान लो अगर इसका आईपी था, एग्जाम्पल के तौर पे 4.4.4.4, अगर ये इसका प्राइवेट आईपी है, तो इसकी नेटवर्क रेंज में, प्राइवेट आईपी तो केवल लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है ना, तो इसकी नेटवर्क रेंज में जितने भी प्राइवेट आईपी वाले यूजर है, वो इस आईपी की इस पोर्ट से बात कर सकते हैं। अब वो बात करने कैसे आएंगे? तो उनकी मशीन में कमांड रन करा जाएगा, नेटकैट यूजर का आईपी जिससे बात करनी है, और उसका पोर्ट। जैसे ही ये कमांड क्लाइंट में रन करा जाएगा, तो उसकी मशीन से एक पैकेट बनेगा, जो कहेगा कि सर 4.4.4 की मुझे 81 पोर्ट से बात करनी है, क्योंकि ये पोर्ट ओपन है, क्योंकि लिसनिंग चालू है।
तो कनेक्शन बन जाएगा और अब ये आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। क्या ये बात सभी को समझ आई? वैसे तो नहीं बाइजू, केवल पोर्ट ओपन होने से हैक नहीं होती। ओपन होने के बाद वहां कमजोरी होनी चाहिए तो कोई हैक कर पाएगा। केवल पोर्ट ओपन होना से हैक नहीं होता, क्योंकि हर मशीन की पोर्ट ओपन है, बिना पोर्ट ओपन की बात नहीं कर सकते। ठीक है सनम, कोशिश करो अपने डाउट को एड्रेस कर पाओ, है ना? कौन से पार्ट में डाउट है? देखो एक्चुअली एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं कि अगर आप अपने नोटबुक में अपना डाउट लिख पाते हो, प्रॉब्लम लिख पाते हो, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी वक्त सॉल्व हो जाती है। तो कोशिश करो मुझ तक वो डाउट ला पाओ कि क्या चीज नहीं समझ आई, मतलब कहाँ पे डाउट है। अनम्यूट करो। यस सनम। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सनम पूछो। सर मतलब वो आप वो मेरा अटक गया था आपका, वो इधर से आपने वो कहा था कि वो उसको पोर्ट को ओपन करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, तो मेरा अटक गया था, मतलब नेटवर्क इशू नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर कुछ अटक गया था मेरा। अच्छा, देखो उस केस में तो सनम मैं कहूंगा आप पूरी रिकॉर्डिंग देखना एक बार, क्योंकि अगर मैंने अभी शॉर्ट में जवाब दे दिया तो वो तो कोई काम ही नहीं आएगा। मतलब कोई चीज बहुत डिटेल में बताई और उसके बाद में उसका समरी दे दूं और हल्का बहुत समझ आए और नहीं आए, तो वो कोई वैल्यू ओके नहीं सर। क्रिएट करेगा। डू वन ओके थिंग। सर। ओके सर। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। हाँ आराम से रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ आया उसे नोट कर लेना और मुझसे पूछ लेना। ठीक है। हाँ, सैयद का एक क्वेश्चन है कि सर, सैयद का एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर क्या हम इसे थ्री वे हैंडशेक से रिलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल रिलेट करेंगे, बिल्कुल थ्री वे हैंडशेक यहाँ काम करेगा। होगा क्या कि वो पहले ही हो जाता है। मैंने ये तो कहा कि मेरी मशीन जाके कह रही है पोर्ट 81 से बात करनी है और कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन इससे पहले ही टीसीपी ने थ्री वे हैंडशेक कर दिया। थ्री वे हैंडशेक करा ताकि ये जो मेरा पैकेट है ना ये वहां पहुंच सके। पहले टीसीपी ने थ्री वे हैंडशेक करा, फिर मेरा पैकेट गया और जाके कहता है पोर्ट 81 से बात करने क्या। उसने कहा कर लो, कनेक्शन तो बच चुका है। फिर डेटा शेयरिंग चालू हो गई। ठीक है। वैसा आकाश। सर मैं एक वीडियो तो देख रहा था, उसमें ये बोला था कि यूडीपी जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता। ऐसा है क्या? हम्म। ऐसा है यूडीपी का क्या सर? कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल था कि सर आपको पैकेट चाहिए, आपको कनेक्शन बनाना, आपने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने कनेक्शन दे दिया, अब आप डेटा शेयरिंग चालू कर दो। तो सर जैसे वो कनेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है, तो सर उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं लगता क्या? हाँ, क्योंकि यूडीपी टीसीपी की तरह ये जो फ्लैग्स थे ना, सिन, एक्नॉलेजमेंट, आरएसटी, पुश, इनको यूज ले ही नहीं रहा। उसने ये कहा कि आज अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, मैंने कनेक्शन दे दिया, डेटा शेयरिंग चालू। तो सर ये वाईफाई वगैरह में यूज होता है ना? कुछ कुछ हाँ, कुछ तो कुछ सर ना। ये डिपेंड कर रहा है कि किस तो टेक्नोलॉजी में सर बात हो रही है ना? तो सर जैसे कि मान लिया हमारा कोई वायरलेस राउटर है, ठीक है। हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि भी हमको तुमसे कनेक्शन बनाना है, देन हाँ हमने उसका पासवर्ड एंटर करा। अगर पासवर्ड सर करेक्ट होगा, ठीक है, तो कनेक्शन बन जाएगा। बट अगर रॉन्ग होगा तो वो Right. उसको बोलेगा ना कि भाई के पासवर्ड रॉन्ग है। तो सर हाँ, पर जो हैंडशेक फाइल है ना उसमें यूडीपी कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर हो रहा है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी तो टेक्नोलॉजी अलग है। ओके। है ना? अश्वाक की रिपोर्ट वापस भेजिए। चलो मैं देख लूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन।
अच्छी रिपोर्ट है अशफाक, रिपोर्ट चेक कर लिया मैंने, रिपोर्ट बेटर है ना। रिपोर्ट में कुछ बड़ी वनरेबिलिटीज नहीं है, जैसे आपने कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा नहीं लिया है, सारी लिनक्स की लिए, सो इट्स गुड। ठीक है, बस एफटीपी में 2 एक्सप्लॉइट्स लेने थे, आपने 3 ले लिए, 2 ही लेने, ठीक है। मुकेश, एआई पे आपको बिलीव करना भी चाहिए है, यूज लेना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फंक्शनल फंक्शन है जिसमें आपको डेटा एक जगह पे मिल रहा है, सवाल आपका है, माइंड आपका है, रिसर्च आप कर रहे हो, रिसर्च आप कर रहे हो मतलब उस डेटा को प्रोसेस आप कर रहे हो, वो आपको डेटा ला के दे रहा है। तो एआई का यूज डेफिनेटली लेना चाहिए, वो आपका टाइम बचा रहा है। अब आपको इंटरनेट के अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढना नहीं पड़ रहा है, टेस्ट नहीं करना पड़ रहा है क्या सही है क्या गलत, वो आपको डेटा ला के दे दे रहा है, जो कि इंटरनेट से ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इंटरनेट पे किसी का भी ब्लॉग है, कोई कुछ भी लिख रहा है, तो इसका आउटपुट थोड़ा ज्यादा रिलायबल लगेगा आपको। तो जब आउटपुट रिलायबल लगेगा, मैं फोकस तो यही कहूंगा तो यही कि आप चैट जीपीटी को यूज लेना, है ना। मेरे को उसका डेटा स्ट्रॉन्ग काफी लगता है, यानी उसके पास जो उसका डेटा पड़ा है बैकएंड में वो ज्यादा अच्छा है, किसी और के कंपैरिजन में मैंने काफी यूज लिया है। तो आप यूज लो एआई को, अच्छा है आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। ओके एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कंसेप्ट आपको समझ आ गया, कल इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी मदद से हैकिंग कैसे हो सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट। ओके देन, सुबह एंड गुड नाइट सबको।